नमस्कार दोस्तों, एएनजे नॉलेज पॉइंट में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग विज्ञान की प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं। विज्ञान में आजकल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आहार नाल। और आहार नाल में अभी तक हम लोगों ने मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, इसके बाद अमाशय, यहाँ तक का स्टडी कर चुके हैं। यहाँ अगर आपने हमारा वीडियो अभी ये नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उनको देख सकते हैं। आज हम लोग इसके आगे, अमाशय के आगे जो बात कर रहे हैं, जब अमाशय में भोजन हमारा आगे बढ़ता है तो कहाँ पहुँचता है? छोटी आंत में। तो आज हम लोग क्या पढ़ते हैं? छोटी आंत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि छोटी आंत क्या होता है। यानी भोजन जो होता है, पचा हुआ भोजन, हमारा अध पचा हुआ भोजन, छोटी आंत जो होती है, इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। हिंदी में इसको छोटी आंत और इंग्लिश में इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ये जो छोटी आंत होती है, यह आहार नाल की सबसे लंबा भाग होता है। क्या होता है? ये छोटी आंत जो होता है वो आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। नाम है इसका छोटी आंत, लेकिन ये है क्या? आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो इसको हम छोटी आंत क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ये छोटी आंत होती है, ये बहुत ही पतली एवं सक्रिय होती है। क्या होती है? बहुत ही पतली एवं सक्रिय होती है। इस छोटी आंत की जो लंबाई होती है, क्या इसकी जो लंबाई होती है वो 6 से 7 मीटर। कितनी होती है? ये 6 से 7 मीटर तक लंबी होती है। और जो इसकी मोटाई, इस छोटी आंत की जो मोटाई होती है, या कहेंगे इसकी चौड़ाई जो होती है, वो कितनी होती है? मोटाई या चौड़ाई वो 2.5 सेंटीमीटर। यानी कि इसकी चौड़ाई जो होती है वो कितनी होती है? 2.5, लगभग 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, पतली होती है, सक्रिय होती है। इसीलिए इतनी बड़ी होने के बावजूद, 6 से 7 मीटर लंबी होने के बावजूद, ठीक है, आहार नाल की सबसे बड़ा भाग होने के बावजूद इसका नाम क्या रखा गया? छोटी आंत। ठीक है, क्या रखा गया इसका नाम? छोटी आंत। ये जो हमारी उदर गुहा होती है, ये उदर गुहा का अधिकांश भाग घेरे रहती है। क्या होती है? उदर गुहा का अधिकांश भाग घेरे रखती है। कौन? छोटी आंत। इसके अलावा ये कैसी होती है? अत्यधिक कुंडलित होती है। कुंडलित समझते हैं आप लोग? कुंडलित का मतलब होता है कि जैसे आपने सर्प देखा होगा, सर्प कितना लंबा होता है? काफी लंबा होता है, ठीक है, लेकिन वो एक छोटी सी जगह में कैसे कुंडलित होकर के, यानी कि ऐसे 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 क्या होता है? कुंडलित होकर के क्या वो इतना लंबा होते हुए भी छोटी सी जगह में क्या हो जाता है? बैठ जाता है। ठीक इसी प्रकार जो हमारी छोटी आंत होती है, इतनी लंबी होने के बावजूद ऐसे ऐसे क्या होता है? कुंडलित रूप में इस कम से कम जगह में क्या होता है? वो पाई जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं कुंडलित। क्या इसको बोलते हैं? यानी कि इसको क्या बोलते हैं? कुंडलित। तो कैसे होती है ये छोटी आंत? कैसे होती है हमारी? वो कुंडलित अवस्था में यानी कि पाई जाती है। ठीक है, और आपको पता है कि इस छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन सबका पूर्ण पाचन होता है। क्या होता है इसमें? कार्बोहाइड्रेट, किसका? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का क्या होता है? पूर्ण पाचन होता है। क्या होता है आपका? पूर्ण पाचन। यानी कि ये जो अमाशय से कम पचा हुआ भोजन जो आता है इस छोटी आंत में, फिर यहाँ पर आकर के सभी कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का क्या होता है? पूर्ण पाचन होता है। कहाँ पर होता है पूर्ण पाचन? इसी छोटी आंत में होता है। छोटी आंत से अमाशय में आंशिक रूप से पचा हुआ जो भोजन होता है वो आकर प्रवेश करता है। और जो ये भोजन होता है आंशिक रूप से जो पचा हुआ होता है वो कैसा होता है? अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय भोजन होता है। यानी कि जो भोजन अमाशय से उसमें छोटी आंत में प्रवेश करता है वो कैसा होता है? अम्लीय होता है।
और यहाँ पर आने के बाद छोटी आंत में 3 प्रकार के जूस, 3 प्रकार के जो रस होते हैं वो आकर के मिलते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के जो रस होते हैं? उसमें एक है आपका, क्या कहते हैं उसको, पित्त रस। कौन सा रस आपका? पित्त रस। ये होता है आपका एक पित्त रस, जिसको हम बाइल जूस को बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसको हम? बाइल जूस, पित्त रस, बाइल जूस। दूसरा है आपका अगन्याशयी रस, अगन्याशयी रस, अगन्याशयी रस, जिसको पैंक्रियाटिक जूस क्या बोलते हैं? पैंक्रियाटिक जूस। पित्त रस यानी कि बाइल जूस, दूसरा अगन्याशयी रस जिसको पैंक्रियाटिक जूस, और तीसरा होता आंतरीय रस जिसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। क्या बोलते हैं जिसको? इंटेस्टाइनल जूस आकर क्या करता है? आंत्र रस में यानी 3 प्रकार के रस मिलते हैं। एक पित्त रस जिसको बाइल जूस बोलते हैं, दूसरा अगन्याशयी रस जिसे पैंक्रियाटिक जूस बोलते हैं, और तीसरा आंत रस जिसे इंटेस्टाइनल जूस आकर मिलते हैं। यानी कि ये तीनों जूस इसी छोटी आंत में आकर के मिलते हैं। इसके अलावा इस छोटी आंत में अधिकतर भागों में रसांकुर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रसांकुर। क्या पाए जाते हैं? रसांकुर। क्या पाए जाते हैं? रसांकुर, जिनको हम विली बोलते हैं। क्या तो बोलते हैं? VILLI, विली। रसांकुर पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? जो भोजन के पाचन और अवशोषण में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। जो भोजन यानी कि इसके छोटी आंत के अधिकतर भाग में रसांकुर यानी विली पाए जाते हैं, जो भोजन के पाचन और अवशोषण में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। छोटी आंत को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। छोटी आंत को हम 3 प्रमुख भागों में बांटते हैं। छोटी आंत के अधिकतर भागों में रसांकुर पाए जाते हैं, जो भोजन के पाचन और अवशोषण में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। इसके बाद छोटी आंत को हम 3 प्रमुख भागों में बांट सकते हैं। एक है आपका ग्रहणी जिसे डियोडेनम इंग्लिश में डियोडेनम, और दूसरा है आपका मध्यांत्र जिसे इंग्लिश में जेजुनम, और तीसरा है आपका सेशांत्र जिसे इंग्लिश में इलियम इलियम कहते हैं। यानी कि इसके 3 प्रमुख भाग होते हैं। अब इन भागों को हम बारी बारी से समझते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं ग्रहणी यानी कि डियोडेनम क्या होता है। समझते हैं डियोडेनम। ग्रहणी यानी कि डियोडेनम, यह छोटी आंत का सबसे प्रारंभिक बिंदु होता है। क्या होता है? यह छोटी आंत का क्या है? सबसे प्रारंभिक बिंदु होता है, जो क्या होता है? सी के आकार का। जो क्या होता है? सी के आकार का होता है। और ये कैसा होता है? अकुंडलित होता है। यानी कि ये इसमें कुंडलन नहीं पाया जाता है। ये कैसा होता है? अकुंडलित और सी के आकार का होता है। इसमें कोई भी पाचक ग्रंथियां यानी कि पाचक एंजाइम को स्रावित करने वाली ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। ध्यान से समझना है कि इस डियोडेनम में यानी ग्रहणी में कोई भी पाचक एंजाइम को स्रावित करने वाली ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। लेकिन कोई भी पाचक ग्रंथियां यानी इसमें पाचक ग्रंथियां जो होंगी वो नहीं पाई जाती हैं। लेकिन फिर भी इसमें कुछ
ग्रहणी ग्रंथियां। कौन सी ग्रहणी ग्रंथियां या ग्रहणी ग्रंथियां या क्या कुछ ब्रूनर ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां? ब्रूनर ग्रंथियां पाई जाती हैं। कोई भी पाचक ग्रंथि इसमें नहीं पाई जाएगी, लेकिन कुछ ग्रहणी ग्रंथियां या ब्रूनर ग्रंथियां पाई जाती हैं जो क्या करती हैं, जो श्लेष्म जो श्लेष्म होता है, यानी कि चिपचिपा पदार्थ होता है, श्लेष्म यानी कि जो चिपचिपा पदार्थ है उसका क्या करती है, श्रावण करती हैं। तो क्या समझा कि ग्रहणी यानी कि डियोडेनम में कोई भी पाचक ग्रंथि नहीं पाई जाएगी, और उसमें क्या होता है, क्या आपकी ग्रहणी ग्रंथियां या ब्रूनर ग्रंथियां पाई जाती हैं जो श्लेष्म यानी चिपचिपे पदार्थ का श्रावण करती हैं। इसके अलावा ये जो सी के जो दोनों भुजाएं हैं, ये इन दोनों भुजाओं के बीच में क्या पाया जाता है, अमाशय पाया जाता है। सॉरी अगन्याशय क्या पाया जाता है, यहाँ पे एक पत्ती के आकार का गुलाबी रंग का अगन्याशय पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अगन्याशय पाया जाता है, जो अगन्याशयी रस स्रावित करता है। और जो अगन्याशय होता है, इससे जो स्रावित होने वाला जो रस है उसका नाम क्या है, अगन्याशयी रस होता है। और इस अगन्याशय का रंग कैसा होता है, गुलाबी रंग का होता है, और ये इसकी संरचना कुछ पत्ती के समान होती है। अगन्याशय क्या है, एक मिश्रित ग्रंथि है। क्या है, मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं, यानी कि ऐसी ग्रंथि जिसमें हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का श्रावण होता है, तो ऐसी ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, जिसमें हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का क्या होता है, श्रावण होता है। तो अगन्याशय क्या है, आपकी एक मिश्रित ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि, यानी इसमें क्या होगा, आपका हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का श्रावण होता है। ग्रहणी आगे चल के मध्यांत्र में, कहाँ पे, मध्यांत्र में खुलती है। मध्यांत्र मतलब जिसको क्या बोलते हैं, जेजुनम। क्या बोलते हैं इसको, जेजुनम मध्यांत्र में, यानी कि जो ग्रहणी होती है आगे चल के मध्यांत्र में खुलती है, जिसका यानी कि कहाँ खुलती है, जेजुनम में। तो जेजुनम होता है, जेजुनम की जो लंबाई होती है वो 2.4 मीटर। कितनी होती है, जेजुनम की लंबाई 2.4 मीटर होती है, तथा जो इसका व्यास होता है कैसा होता है, मीटर लंबी होती है। यानी ये कैसी है, जो मध्यांत्र होता है वो 2.4 मीटर लंबी एक कुंडलित, कैसी कुंडलित और ग्रंथिल नलिका होती है। कैसे होती है, क्या होती है, 2.4 मीटर लंबी कुंडलित तथा ग्रंथिल, कैसी ग्रंथिल नलिका होती है। कैसे होती है, नलिका, कुंडलित एवं ग्रंथिल नलिका होता है, जिसका व्यास 4 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, जिसका व्यास 4 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका अगला है जिसको बोलते हैं क्या, शेषांत्र। क्या बोलते हैं, शेषांत्र। शेषांत्र के बारे में पढ़ते हैं। शेषांत्र मतलब इलियम। इलियम क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। तो आइए देखते हैं इलियम। जो इलियम होता है वो छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग होता है, और जो इसकी लंबाई होती है वो 3.4 मीटर लंबी होती है। कितनी होती है, 3.4 मीटर लंबी होती है। और जो इसका व्यास होता है वो मध्यांत्र से, किससे, मध्यांत्र से जो होता है उससे कम होता है। यानी इसका जो व्यास होगा, इसकी मोटाई जो होगी वो क्या होगी, मध्यांत्र से कम होती है। और यह भी क्या होती है आपकी, कुंडलित। कैसी होती है, कुंडलित तथा ग्रंथिल। कैसी, कुंडलित तथा ग्रंथिल नलिका होती है। कैसे होगी, कुंडलित तथा ग्रंथिल नलिका होती है। इसका व्यास
उससे मध्यांश से कम होता है और इसकी जो लंबाई होती है वो 3.4 मीटर होती है और यह छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग होता है और यह छोटी आंत का सबसे अंतिम एवं सबसे लंबा भाग भी होता है। क्या होता है? सबसे लंबा भाग होता है और इसमें क्या पाते हैं? इसमें रसांकुर विली पाए जाने, रसांकुर मतलब क्या? विली पाए जाते हैं जो भोजन के अवशोषण का काम करते हैं, यानी भोजन जो पचा हुआ भोजन है उसको अवशोषित करने का काम करते हैं। और ये जो होता है वो बड़ी आंत के, किसके? बड़ी आंत के उंडुक यानी कि सीकम, क्या? सीकम में जाकर के खुलता है। बड़ी आंत के किसके? बड़ी आंत के सीकम में जाकर के खुलेगा। अब हम देखते हैं इसके बाद छोटी आंत के प्रारंभिक भाग में भोजन यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, इन सब का पूर्ण पाचन होता है। हमने क्या देखा कि छोटी आंत के जो प्रारंभिक भाग, कहाँ पे? छोटी आंत के जो प्रारंभिक भाग होता है, प्रारंभिक भाग में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, इन सब का क्या होता है? पूर्ण पाचन होता है। क्या होता है? पूर्ण पाचन होता है। और जो इसका शेषांत होता है, शेषांत होता है जो आबाद में होता है, वहां पे क्या होता है? इनका अवशोषण होता है। क्या होता है? अवशोषण होता है। यानी कि इसके पूर्व भाग में, प्रारंभिक भाग में क्या होगा? पूर्ण पाचन होगा भोजन का और अंतिम भाग में यानी शेषांत में क्या होता है? इसका पूर्ण अवशोषण होता है। किसका? भोजन का। इसके बाद जो आपका आहार नाल है, इसका अगला भाग आता है आपका बड़ी आंत। क्या होता है आपका? बड़ी आंत। बड़ी आंत जिसे हम लार्ज इंटेस्टाइन क्या बोलते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत, इंटेस्टाइन। ठीक है, क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन? छोटी आंत का जो अंतिम सिरा होता है वो एक चौड़े बड़े नलिका में जाकर खुलता है, जिसे हम बड़ी आंत के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं इसको? लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत होती है जो जहाँ पे बड़े एक चौड़े नलिका में जाकर खुलता है, जिसको हम क्या कहते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। और ये जो होता है बड़ी आंत जो होती है वो आहार नाल की, किसकी? आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल की का सबसे अंतिम भाग होता है। क्या होता है? सबसे अंतिम भाग होता है। इसमें जो इसकी लंबाई होती है वो 1.5 मीटर, यानी कि इसकी जो लंबाई होती है लगभग 1.5 मीटर होती है, यानी 1.5 मीटर होती है। और जो इसकी चौड़ाई या इसका जो व्यास होता है या इसकी कहेंगे जो मोटाई होती है, इसकी जो मोटाई होती है वो 6 से 7 सेंटीमीटर होती है। यानी कि इसकी लंबाई कितनी होगी? 1.5 मीटर और जो उसकी मोटाई या कहेंगे इसकी जो चौड़ाई होती है वो 6 से 7 सेंटीमीटर होती है। और इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। यानी कि इसमें और होता क्या? इसमें जो छोटी आंत से छूटा हुआ जो भोजन होता है का शेष भाग जो होता है या और जल होता है, इसमें सिर्फ उसका अवशोषण होता है। क्या होता है यहाँ पे? इसका यहाँ पे अवशोषण होता है, यानी कि बचा हुआ भोजन, शेष भोजन और जो जल होता है, जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। और ये सब क्या है? आहार नाल की सबसे अंतिम भाग है। इसके अलावा जो अपच पदार्थ भोजन होता है जो पचता नहीं है, उस भोजन को बाहर निकालने का काम यानी कि बहिक्षेपण का काम भी इसी के द्वारा किया जाता है। तो क्या करेंगे इसमें? 2 काम। एक तो जल और जो शेष बचा भोजन है उसका अवशोषण करना, और अपशिष्ट पदार्थ जो बेकार पदार्थ होता है, जो अपच भोजन होता है, उसको बाहर निकालने का काम कौन करती है? आपकी बड़ी आंत करती है। ये इसका मुख्य काम है।
और जो आपकी जहां पर बड़ी आंत में तो बड़ी आंत से जो छोटी आंत आकर मिलती है, उस मिलन बिंदु पर एक वाल्व पाया जाता है, जिसे शेषांत्र उंडकीय कपाट, इसे शेषांत उंडकीय कपाट इलियोसिकल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम शेषांत्र उंडकीय कपाट या इलियोसिकल वॉल्व, क्या कहेंगे इसको, इलियोसिकल वॉल्व कहते हैं। बड़ी आंत के भी 3 प्रमुख भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 प्रमुख भाग होते हैं। एक है आपका एक क्या नाम है, उंडुक। क्या नाम उसका? उंडुक, या इसको बोलते हैं सीकम। क्या बोलते हैं? उंडुक या सीकम। और दूसरा है आपका कोलन। क्या नाम है? कोलन। सीकम, दूसरा कोलन, और तीसरा जो है आपका उसको बोलते हैं क्या? मलाशय। क्या बोलते हैं उसको? मलाशय, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टम। क्या बोलते हैं इसको? रेक्टम। तो बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, उंडुक या सीकम, दूसरा होता है आपका कोलन, और तीसरा होता है मलाशय या रेक्टम। तो अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं। सीकम क्या है, उंडुक या सीकम क्या है, कोलन क्या है, और मलाशय क्या है। उंडुक या सीकम, ये जो होती है वह 5.8 सेंटीमीटर लंबी तथा 7.5 सेंटीमीटर चौड़ी, ये 5.8 सेंटीमीटर लंबी तथा 7.5 सेंटीमीटर चौड़ी थैली के समान, कैसी? थैली के समान रचना होती है। उंडुक क्या होता है? ये 5.8 सेंटीमीटर लंबी और 7.5 सेंटीमीटर चौड़ी थैली के समान रचना होती है। और इसके पश्च भाग में, कहां पर? और इसके पश्च भाग में 9 सेंटीमीटर लंबी, कितनी? 9 सेंटीमीटर लंबी। इसके पश्च भाग में 9 सेंटीमीटर लंबी क्या होती है आपकी? 9 सेंटीमीटर लंबी क्रम रूपी परिसेका। क्या होता है? क्रम रूप परिसेशिका, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वर्मी। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जिससे क्या होता है? 9 सेंटीमीटर लंबी क्या होता है? लंबी नलिका होती है, जिसे हम क्रमी रूप परिसेशिका या इंग्लिश में वर्मी फार्म अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? वर्मी फार अपेंडिक्स। इसको क्या बोलते हैं? वर्मी फार अपेंडिक्स। क्रमी रूप परिसेशिका लगी होती है, जिसे वर्मी फार अपेंडिक्स कहते हैं। ये क्या होता है? मनुष्य में एक अवशेषीय अंग के रूप में पाई जाती है, और इसकी जो संरचना होती है वो उंगली के समान होती है। लंबाई इसकी 9 सेंटीमीटर उंगली के समान संरचना होती है, जो एक अवशेषीय अंग के रूप में होती है। अगर किसी कारणवश इस क्रमरूप परिसेशिका यानी कि वर्मी फार अपेंडिक्स में भोजन का कण चला जाता है, तो होता क्या है? तो इसमें सूजन आ जाती है, और जब सूजन आ जाती है तो सूजन क्या होती है? क्योंकि इसमें भोजन जाकर के सड़ने लगता है, और सड़ने से क्या होता है? इसमें सूजन आ जाती है। तो इस रोग को कहते हैं अपेंडिसाइट्स। क्या कहते हैं इसको? अपेंडिसाइट्स कहते हैं। तो अपेंडिसाइट्स रोग क्या है? भोजन के कारण उसमें पहुंचने से क्या होता है? उसमें जो अपेंडिक्स में सूजन आ जाती है, और इसका इलाज क्या होता है? डॉक्टर इसको काट करके अलग कर देते हैं। इसके बाद देखते हैं, अगला है
कॉलन। क्या देखते हैं इसको हम? कॉलन। कॉलन COLON कॉलन। ये क्या होता है देखते हैं, समझते हैं इसको। ये लगभग 1.3 मीटर लंबी, कितनी? 1.3 मीटर लंबी होती है। और यह जो आपका क्या कहते हैं, बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है। और इसकी जो मोटाई लंबाई कितनी थी? 1.3 मीटर। और इसकी जो चौड़ाई होती है वो 6 सेंटीमीटर होती है। क्या होती है? 6 सेंटीमीटर होती है। इसकी लंबाई 1.3 सेंटीमीटर लंबी और चौड़ाई जो होती है वो 6 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। यह बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है। क्या होता है? बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है। और जो इसका आकार होता है वो उल्टे यू की तरह। किसका होता है? उल्टे यू की तरह। वो यू कैसा होता है? ये ऐसा होता है, तो इसका उल्टा इस प्रकार का होता है, उल्टे यू की तरह होती है। और यह छोटी आंत को क्या होता है? यह छोटी आंत को पूरी कवर करके रखती है। क्या करती है? छोटी आंत, यानी कि इस उल्टे यू के इस जगह क्या पाया जाएगी? छोटी आंत पाई जाती है। ये छोटी आंत को पूरा कवर करके रखती है। कौन? कोलन। इसके बाद इसके पूरे शरीर में फूली हुई जगह जगह पर थैलियां की जैसी संरचना पाई जाती है, जिसको हास्ट्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हास्ट्रा। क्या इसको बोल देंगे? हास्ट्रा। HAUSTRA। क्या इसको बोलते हैं? हास्ट्रा बोलते हैं। कैसा? यानी कि जो आपका ये यू के आकार की है, इसमें क्या होगा? ये फूली हुई संरचना पाई जाती है ऐसे। ये तो इनको क्या बोलते हैं? जो ये फूली हुई संरचना है इसको बोलते हैं हास्ट्रा। क्या बोलते हैं इसको? हास्ट्रा बोलते हैं। कोलन को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है आरोही खंड, जिसको हम बोलते हैं असेंडिंग। क्या बोलेंगे? असेंडिंग सेगमेंट। असेंडिंग सेगमेंट। और दूसरा होता आपका क्या होता? दूसरा होता अनुप्रस्थ। क्या होता है आपका? अनुप्रस्थ खंड, जिसको हम बोलते हैं क्या बोलेंगे? जिसको बोलेंगे ट्रांसवर्स सेगमेंट। ट्रांसफर सेगमेंट। और तीसरा होता है आपका अवरोही। क्या होता है? अवरोही खंड, जिसे क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग। क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग सेगमेंट। और चौथा होता है आपका क्या होता है? सिग्माइड खंड। क्या होता है आपका? सिग्माइड खंड। सिग्माइड सेगमेंट। ठीक है। इस प्रकार क्या होते हैं? कोलन के 4 भाग होते हैं। आरोही खंड, असेंडिंग सेगमेंट, अनुप्रस्थ खंड, इसको हम ट्रांसवर्स सेगमेंट बोलते हैं। तीसरा आपका अवरोही खंड, इसे हम डिसेंडिंग सेगमेंट कहते हैं। और चौथा आपका सिग्माइड। क्या है आपका? सिग्माइड खंड, जिसे हम सिग्माइड सेगमेंट कहते हैं। इसके बाद आता है आपका मलाशय। यह लगभग 20 सेंटीमीटर, ये क्या होता है? लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा भाग होता है। क्या होता है? यह लगभग 20 सेंटीमीटर क्या होता है? लंबा भाग होता है। और इसके जो अंतिम है 2.5, इसका जो अंतिम है 2.5 से 3 सेंटीमीटर भाग। कितना? 2.5 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर भाग को लंबे क्या बोलते हैं? इसको गुदा नाल कहते हैं। क्या इसको बोलते हैं? गुदा नाल। यानी कि इसका जो अंतिम भाग होता है 2.5 से 3 सेंटीमीटर का जो भाग होता है उसको गुदा नाल यानी एनल कैनाल। क्या बोलते हैं इसको?
एनल कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एनल कैनाल कहते हैं। और जो ये जो एनल कैनाल होता है, ये एक वृत्ताकार गुदा या मल, जो इसका जो वृत्ताकार भाग होता है लास्ट में, उसको हम गुदा या मल द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? गुदा या मल। इसे गुदा या क्या कहते हैं इसको? गुदा या मल द्वार, मल द्वार, यानी कि इसको एनस क्या बोल देंगे? एनस। और ये जो गुदा जो मल द्वार है, ये क्या होता है? यही हमारा अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। इसी के माध्यम से क्या होता है? ये जो मल है वो बाहर निकाला जाता है। किसके द्वारा? एनस या मल द्वार या गुदा के द्वारा। इसके बाद इसकी दीवारों में चषक कोशिकाएं, कौन सी कोशिकाएं? चषक कोशिकाएं, जिसको हम गॉबलेट सेल्स कहते हैं, या अवशोषित कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो मल को लसलसा बनाती है, जिससे को मल त्याग में दिक्कत नहीं होती है। और जो अवशोषित कोशिकाएं होती हैं, मल में पाए जाने वाले अतिरिक्त जल का अवशोषण कर लेती हैं, जिससे जल की शरीर में कमी नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार हमने आहार नाल का पूरा को समझ लिया है। आशा है आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर कोई कमी रह गई हो तो कृपया करके कमेंट्स बॉक्स पर लिखें और हमको सॉल्व कराएं। इसके धन्यवाद।